सैलरीड आदमी को तो टैक्स बचा रहा है, तो नौकरी छोड़ के धंधा चालू कर लो। लेबर क्लास जिनको हम बोलते हैं, इनको क्या करना चाहिए, क्योंकि इनको एसआईपी के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। देखो उस केस में तो फिर आप आज का यूथ यही बोलता है कि मुझे तो आज ही करोड़पति बनना है, तो उसका तो एक ही शॉर्टकट करने की जिद होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिद है तो आप कर सकते हो। What about the finance influencers, like आजकल जैसे चल रहा है, एक साथ ही आती है वो वीडियोस सबके चैनल्स में, राइट? आर दे पेड? देखो नाम तो नहीं लेऊंगा, पॉडकास्ट पे बैठे हैं। जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, क्या वो ज्यादा इन्वेस्ट करता है? तो यू डोंट नो कि कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करा जाता है। एंड वी आर पेइंग अ लॉट टैक्स। लोग 18% टैक्स, सर्विस टैक्स दे रहे हैं। टैक्स कैसे बचाएं? आइडियली ये आपको स्कूल में ही सिखा देना चाहिए था कि आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, मेरे को 15 साल बाद भैया 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो कैसे मिलेगा बताऊंगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ वाकास्ट पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं सीए दीपक गुप्ता जी, जो कि स्पेशली दिल्ली से हल्द्वानी आए हैं हमारे पास, जो कि बहुत दूर है ऑब्वियसली यहाँ से वहाँ आना। तो वेलकम दीपक जी, कुछ अपने बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को कि आप कैसा, आपको हल्द्वानी लगा और कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और क्या आप कर रहे हैं अभी। थैंक यू कुशल फॉर इनवाइटिंग एंड काफ़ी अच्छा है हल्द्वानी एंड नैनीताल काफ़ी अच्छा है एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग इट सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत अच्छा मौसम भी है यहाँ पे एंड बर्फबारी भी हो रही है, काफ़ी अच्छा व्यूज़ है। एंड मेरे बारे में मैं बताता हूँ कि मैंने कंपनीज में काम करा जैसे विप्रो, हीरो एंड एरिक्सन, एंड आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई ओन फर्म। सो आई स्टार्टेड माई ओन सीए फर्म। उसके बाद मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी हूँ। वी हैव आवर ओन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी कंपनी एज वेल, एंड आई एम द co-founder of one of the company Study Cafe as well. Okay. So these are the things which we are doing currently. आपने कॉर्पोरेट में कितने साल काम किया है? कॉर्पोरेट्स में मैंने काम करा है अराउंड 7 years। मैंने कॉर्पोरेट्स 7 years के बाद what motivates you to start your own? देखो यार, एक्चुअली क्या मुझे शुरू से ही लगता था कि मुझे कुछ अपना करना है। आई वांट टू डू इट समथिंग फॉर द पीपल, कुछ बाकी लोगों के लिए कुछ करना चाहता था। तो अब जॉब में रह के तो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, राइट। सो आपका खुद का जब आपका बिजनेस होता है तो जब वो ग्रो होने लग जाता है, उसके बाद आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, आप दूसरों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो। तो मैं किसी का एम्प्लॉय नहीं रहना चाहता था, मैं चाहता था मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट दूँ एंड कुछ देश के लिए या फिर कुछ बाकी लोगों के लिए कुछ करूँ। वो मेरे को सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता था एंड उसी के लिए मेरी एक वेबसाइट थी स्टडी कैफे, जो कि मैं जब सीए कर रहा था उस टाइम पे मैंने स्टार्ट करी थी। तो उसके साथ साथ मैंने कंटिन्यू करा टिल 2018 एज वेल। कुछ रिवेन्यू भी ज़्यादा नहीं था, तो वो मेरे पास एक साइड बैकअप में था, मोटिवेट करा जिसको मेरे को कि अब इसको आगे लेके चलना है। सो उसके बाद मैंने डिसाइड करा कि अब मैं छोड़ देता वो हूँ। कंपनी किस चीज पे डील करती है? स्टडी कैफे में हम ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह कराते हैं, स्किल से रिलेटेड, चैट जीपीटी, एक्सेल, पावर पॉइंट। सो बिकॉज मैंने कॉर्पोरेट में था तो मैंने देखा कि ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको स्किल्स है, आपको नॉलेज है, तो सेम वर्क आप 10 घंटे की जगह आप 1 घंटे में, हाफ एन आवर में कर सकते हो, प्रोवाइडेड इफ यू डू नॉट हैव द इफेक्टिव स्किल्स, यू डू नॉट हैव द नॉलेज। तो वही काम आपको 1 घंटे की जगह 10 घंटे भी लग जाता है, कई बार 1 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाता है। सो दैट मोटिवेट्स मी टू स्टार्ट दीज स्किल्स थिंग्स सिंस कोविड। सो कोविड से हम ये सारे स्किल्स रिलेटेड चीज़ें उसमें हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो आपने फिर जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करा। यस। ऐसे ही आजकल भी लोग कर रहे हैं कि जॉब करना नहीं चाह रहे हैं, सीधे ऑनलाइन लोग वीडियोस देख के, रील देख के ये स्टार्टअप आइडिया है, बिजनेस आइडिया है, अपना बिजनेस करने का स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो क्या ये उनको सक्सेस दे पाएगा? देखो, आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास प्लान्स होने चाहिए। अगर आपके पास प्लान नहीं है, मेरे पास प्लान था, मेरा वेबसाइट थी स्टडी कैफे, मैंने ऐसे ही ब्लाइंडली जॉब नहीं छोड़ी कि बस कुछ भी नहीं करना छोड़ दिया, ठीक है। सो पहले मैंने सोचा कि मेरे पास बैकअप कुछ है या नहीं है। सो आई हैड द बैकअप। आपको जॉब छोड़नी है तो आपके बिजनेस प्लान है, आपको लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरी एक्सपर्टाइज किस चीज़ में है। सो मेरी एक्सपर्टाइज सीए में भी थी, तो मुझे पता था कि सीए वाला काम भी हम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में भी मैं था। सो मुझे पता था ये सब चीज़ें मेरे पास हैं, बट मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है जस्ट टू स्टार्ट ऑल दिस थिंग्स। तो अगर आपके पास बैकअप है, आपके पास प्लान्स हैं, देन ऑब्वियसली आप कर सकते हो, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। ओके। अच्छा, सीए क्रैक करने में कितना टाइम लगता है? देखो, सीए क्रैक करने में टाइम लगता है। फाइनल में मेरे को 2-3 अटेम्प्ट लगे थे फाइनल का क्रैक करने में, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप डेडिकेशन से करते हो, टाइम देते हो, अपना शेड्यूल्स बनाते हो, देन आप कर सकते हो क्रैक। तो जो इतनी हाइप होती है कि सीए की पढ़ाई हम इतने सालों से कर रहे हैं, ये सब चीज़ कर रहे हैं, तो क्या
देखो होता है। पढ़ाई तो करनी पड़ती है, हाइप तो सही है क्योंकि जो लोग बोलते हैं ना कि मेहनत के साथ साथ लक भी चाहिए, लक से पास हो जाता है। हाँ। सीए में लक काम नहीं करता है, मतलब लक और मेहनत दोनोों चाहिए। Okay. ऐसा नहीं है कि खाली लक हुआ और आप पूरे दिन कुछ भी नहीं पढ़े और सिलेबस में कुछ आ गया और कुछ भी नहीं लिख के आप ऐसा पास हो नहीं कि गए। जैसे हम लोग करते हैं जब हम कॉलेज में थे कि एक Yes. दिन पहले पढ़ के जाते थे और अगले दिन हम लोग वो सीए में नहीं चल सकता। वो नहीं right. कर सकते। वो खाली ओपन में हो सकता है, जैसे बीकॉम में लोग करते हैं कि एक दिन पहले पढ़ लिया और चले गए। अगले दिन बट पे पढ़ सीए में आपको क्या डेडिकेटली पढ़ना पड़ता है, यू नीड टू गिव द टाइम, अपना शेड्यूल बनाना पड़ता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, कैसे प्रिपरेशन करनी है। वो सारी चीजें आप कंसिस्टेंटली करते हो देन ऑब्वियसली आप क्रैक कर सकते हो, उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो- आप मानोगे नहीं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरा 12th में कितने % मार्क्स होंगे सोचो आप? गेस करो आप। 80 प्लस 70-75 मेरे 12th में थे 67% मार्क्स। Okay. हाँ, which is एवरेज स्टूडेंट। आई एम इन 12th, आप मेरे को बोलोगे एवरेज स्टूडेंट ही था मैं। आप कॉमर्स बैकग्राउंड से है, ठीक है। तो अब एक एवरेज स्टूडेंट सोचता है कई बार कि मैं सीए करूँ या नहीं करूँ, तो उसके लिए एक मिसाल है कि वो सीए कर सकता है। इवन मैं बोलूँगा 50% मार्क्स इसके भी है, वो भी कर सकता है। डेडिकेशन चाहिए, फ्यूचर में आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ, करने की जिद होनी चाहिए। अगर आपके अंदर जिद है तो आप कर सकते हो। अभी क्या सीए में स्कोप है कुछ? अभी आज के टाइम में जितना इतना कंपटीशन बढ़ रहा है, इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आ गए हैं, तो क्या इतने सीट्स भी हैं या जितना लोग कर रहे हैं? देखो सीए में ना गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि बहुत ज्यादा काम करेंगे, बट मैं ये मानता हूँ कि जो चीज आप करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैंने शिद्दत से करी है, आप किसी भी फील्ड में पैसा कमा सकते हो। आज के टाइम पे आप कंटेंट में भी कमा सकते हो, आप वीडियो में भी कमा सकते हो, आप सीए में भी कमा सकते हो, प्रोवाइडेड आप उसको डेडिकेटली कर रहे हो और अपनी फील्ड के बादशाह हो। अगर आप अपनी फील्ड में काम नहीं कर रहे हो, सीए कर ली और उसके बाद भी और कुछ कर रहे हो, दिमाग नहीं चला रहे हो, देन थोड़ी डिफिकल्टी है। बट जो अच्छे बच्चे हैं उनके लिए अभी भी स्कोप है। ओके। तो आजकल के जो हमारी एज के जो लोग हैं वो अपनी लाइबिलिटीज बढ़ाने में लगे, ठीक है। आप देखोगे कि सब क्रेडिट कार्ड सबके पास है आज के टाइम पे। Yes. और क्रेडिट कार्ड पे लोग लोन लेके अपना सामान भी ले रहे हैं। जॉब में उनकी भले ही 30,000 सैलरी हो और ईएमआई जा रही है उनकी 20-25 हज़ार। तो ऐसे लोग क्या एक्चुअल में सरवाइव कर पाएंगे इन फ्यूचर? एंड इवन एसेट्स की वैल्यू नहीं करते हैं वो लोग, लायबिलिटीज पे ही लगे हैं कि देखो डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं ऐसे लोग। क्योंकि आप देखो पुराने लोग यही बोलते थे कि आप खर्चा कम करो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पैसा जोड़ो। वो यही बोलते थे कि 2 जोड़ी कपड़ों में 2 जोड़ी जूतों में हमने अपनी जिंदगी निकाल दी, ठीक है। उसकी अहमियत आप अब समझोगे कि आज के टाइम का जो यूथ है उसको इतने ज्यादा तो वो चाहिए लाइफस्टाइल के लिए, जूते चाहिए, कपड़े चाहिए, घड़ियां चाहिए। सो अगर आप इन्हीं चीजों में पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो ये दीज ऑल आर द लायबिलिटीज। इनसे आप पैसा अर्न नहीं करने वाले हो। आपने कोई भी चीज खरीद ली, नेक्स्ट डे उसकी वैल्यू 20 से 30% डाउन है, एग्जैक्टली, ठीक है। बट अगर इसी चीज को आप समझ जाते हो कि लेट्स सपोज मेरी सैलरी है, उसमें से मैं कुछ पैसा निकाल के मैं जोड़ता हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मैं एसआईपी स्टार्ट करता हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपको एक ग्रोथ देगा, आपको पैसे से पैसा कमा के देगा। और ये सारी चीजों से आप फाइनेंशियल डेट ट्रैप पे चले जाओगे। 50,000 की सैलरी है, 30,000 की सैलरी है, क्रेडिट कार्ड का बिल आ रहा है डबल का, फिर अगले महीने सेम ट्रैप चलता जा रहा है। आप फिर अपने दोस्तों से लोन मांगने लग जाओगे एंड फिर आप किसी और से लोन मांगने लग जाओगे, तो आप दोस्तों से लोन मांग के क्रेडिट कार्ड का बिल भरोगे। यस। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कर दिया, शायद क्रेडिट कार्ड का 30% का जो कैप था वो भी हटा दिया है। तो इसके बाद तो आई थिंक और ज्यादा डिफिकल्टी होने वाली है। ऑब्वियसली अब कंपनीज जो पे नहीं कर पाएगा उसको, जो इंटरेस्ट लगाते 30%, वो ज्यादा तो लगा सकते हैं, वो कितना भी लगा सकते हैं। वही। अच्छा, एसआईपी से याद आया, रिसेंटली आई वाज वाचिंग समवन जिसने बोला एसआईपी एक बबल है, यस, सो डोंट डू एसआईपी। एंड इन्फ्लुएंसर्स बहुत प्रमोट करते हैं एसआईपी। क्या है एसआईपी, क्या करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देखो लोगों को बहुत एक मिसकंसेप्शन है, एसआईपी इज इक्वल टू म्यूचुअल फंड। पहली चीज तो दूर करता हूँ कि एसआईपी म्यूचुअल फंड नहीं है। एसआईपी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का तरीका है। सो इट इज वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द म्यूचुअल फंड। सेकेंडली कोई बबल नहीं है, कोई भी स्कैम नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि बबल है, स्कैम है। इट इज सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द इक्विटी मार्केट। वहां पे कि फंड मैनेजर बैठे हैं, एएमसीज बैठी है, सेबी रेगुलेट कर रहा है उसको। और ऐसा नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी कंपनीज उसको रन कर रही हैं। जितनी भी एएमसीज हैं ऑल आर रिनाउंड नेम्स, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, एसबीआई होगा, दीज आर द बिग जाइंट्स। सो वहां पे कैसे स्कैम हो सकता है? सो आप जो भी पैसा कमा रहे हो, अगर आप मंथली, जैसे आप उस एसआईपी क्या है, तो एसआईपी आप मंथली, सपोज आपकी कोई भी सैलरी है XYZ, 20,000, 30,000, 50,000, उसमें से आपने बोला कि हर मंथ मैं इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेट्स सपोज 10,000 आप हर मंथ इन्वेस्ट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से 10,000 रुपए कट जाते हैं और वो पैसा आपका इन्वेस्टमेंट में चला जाता है। अब होता क्या है कि आज के लोग क्या करते हैं कि पहले खर्चा करते हैं,
उसके बाद ये सोचते हैं कि मैं उस पैसे से इन्वेस्टमेंट करूंगा, हाँ बट महीने के आखिर में तो कुछ बचता ही नहीं है। Right. आखिर में तो इन्वेस्टमेंट करने की बात दूर की बात है, लेना पड़ जाता है दूसरे से। एग्जैक्टली। सो असली तरीका ये है कि आप पहले पैसा निकाल दो, साइड में कर दो कि ये बफर है, ये मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब जो पैसा बचा 50,000 में से आपने 10,000 निकाल दिए, 40,000 बचा, 40,000 से आप अपना पूरा महीने का खर्चा निकालो। तो 10,000 हम जनरली क्या करते हैं कि सैलरी आती है सपोज 1 तारीख को या 7 को, तो 2 या 8 तारीख की SIP लगा देते हैं, जिससे जैसे ही सैलरी आई पैसा कट गया। तो अब आपको समझ में आ गया भैया मेरे को 40,000 से मेरा घर चलाना है पूरे महीने में, हाँ। तो अब 40,000 से आप अपना घर चलाओ, 10,000 आपके जुड़ गए, वो कंपाउंड होते रहेंगे। SIP की कोई ऐसी पर्टिकुलर डेट भी होती है कि इसी डेट इन डेट के बीच में करनी चाहिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं, ऐसा कोई डेट नहीं है, आप किसी भी डेट में SIP कर लो। मंथ में 1 से लेके 30-31 तक के बीच में कोई भी डेट आप चूज कर सकते हो। रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम है। कुछ लोग बोलते हैं कि एंड में करो, स्टार्टिंग में करो, डज नॉट मैटर। चाहे आप स्टार्टिंग में करो चाहे एंड में करो, आपको रिटर्न्स ऑलमोस्ट सब जगह सेम ही मिलेगी। तो मैंने अलग अलग लोगों की अलग अलग डेट्स पे भी लगा के देख लिया है SIPs, वो सब जगह रिटर्न्स ऑलमोस्ट सेम देती है। तो जब आप कंफर्टेबल हो, क्योंकि मंथ के आखिर में दिक्कत क्या होती है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं होते। तो अगर अकाउंट में पैसे नहीं होंगे ना, तो आपका अकाउंट से SIP नहीं कटी तो बैंक आपका चार्जेस लगा देता है, जो बैंक चार्जेस लेता है, कुछ 500-600 रुपए बैंक चार्जेस लगा देता है अपने। सो उससे बचने के लिए आप मंथ के स्टार्टिंग में करो, सो दैट जैसी सैलरी आ जाए आपने SIP लगा दी और पैसे कट गए आपके, तो आपको जो बैंक चार्जेस का है वो बियर नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा Yes. बहुत टाइम से सोच रहा था। एक्चुअली वी ओन मल्टीपल बिजनेसेस, राइट, एंड वी आर पेइंग अ लॉट टैक्स। मतलब हम लोग 18% टैक्स, सर्विस टैक्स दे रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा टैक्स कैसे बचाएं? और साथ ही साथ एक और चीज, जो सैलरीड पर्सन है वो कैसे अपना टैक्स बचाए? देखो यार, सैलरीड आदमी की तो सरकार ने कमर तोड़ रखी है, ठीक है। सैलरीड आदमी को तो टैक्स बचाना है तो नौकरी छोड़ के धंधा चालू कर लो, ठीक है। सो बिकॉज सैलरी के केस में क्या होता है ना कि सैलरी के केस में गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर को पकड़ा हुआ है कि आप इसकी टैक्स की सारी चीजें देखेंगे, और उसमें ना स्कोप काफी कम हो जाती है सैलरी में टैक्स बचाने के लिए। कुछ एक स्कोप्स होती है जिसमें कि एम्प्लॉयर आपको ऑप्शन दे देता है कि LTA लेना है या नहीं लेना, या अदर अलाउंसेस लेने नहीं लेने, बुक्स एंड पीरियडिकल्स, ड्राइवर एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस। इट डिपेंड्स फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर को पता भी नहीं होता, एम्प्लॉयर आधी चीज तो करता भी नहीं है, या फिर वो करता है तो बहुत हायर बैंड्स के लिए करता है ये सारे ऑप्शंस, क्योंकि सबके लिए करेगा तो उसकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, उनको ये सारे काम देखने पड़ जाते हैं, सारे बिल्स इकट्ठे करने पड़ जाते हैं। सो सैलरी के केस में क्या है कि थोड़े से ऑप्शंस कम हो जाते हैं लोगों के पास। लेकिन अगर टैक्स बचाना है तो एक HUF का एक कॉन्सेप्ट है जो कि लोग क्रिएट कर सकते हैं। HUF, वंस यू आर मैरिड, जिसकी फुल फॉर्म होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आपकी शादी हो गई, आपका बच्चा हो गया, आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट द HUF। आपके 2 पैन है, एक हस्बैंड का एक वाइफ का, उसके अलावा आपका एक एडिशनल पैन आ जाता है जो HUF का पैन होता है। उस HUF के पैन पे क्या टैक्स प्लानिंग हो सकता है कि आप अपनी इंटरेस्ट की इनकम वहां शिफ्ट कर लो, आप अपनी म्यूचुअल फंड्स की इनकम वहां शिफ्ट कर लो, आप अपनी ट्रेडिंग की इनकम वहां शिफ्ट कर लो। सो वहां से जो इनकम आएगी वो स्लैब तक की टैक्सेबल होगी, मींस 2.5-3 लाख तक वहां पे टैक्स एग्जेम्प्ट है, तो उतना आप टैक्स बचा सकते हो उस HUF को क्रिएट करके, तो उससे आपका टैक्स बच जाएगा। अदरवाइज 2.5-3 लाख पे आप दोगे 30% टैक्स, क्योंकि 30% के ब्रैकेट में आ रहे हो तो काफी ज्यादा पड़ जाएगा, 90,000 पड़ जाएगा अगर 3 लाख के ब्रैकेट में भी आप आ रहे हो तो। सो दिस वे यू कैन क्रिएट द HUF एंड सेव द टैक्सेस। और फॉर कॉर्पोरेट्स जस्ट लाइक बिजनेस, जस्ट लाइक हमारे देखो बिजनेस तो वैसे भी सारा टैक्स पे ही नहीं करते हैं। बिजनेस तो हर बिजनेस अपने हिसाब से डिसाइड करता है कि उसको कितना % प्रॉफिट रखना है, वेदर दे वांट टू कीप द प्रॉफिट 1%, 2%, 0.5%। सो बिजनेसेस में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं एक्सपेंस डालने के लिए, एक्सपेंस इनकर करने के लिए। सैलरी उस हिसाब से डिसाइड करी जाती है, लास्ट में एक्सपेंसेस उस हिसाब से क्रिएट करे जाते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द बिजनेसेस टू सेव द टैक्सेस। मेन प्रॉब्लम आती है सैलरी वालों की, तो वो फंस जाते हैं। नहीं, बट जैसे अब हम 2 चीज देखें, हमारी मार्केटिंग एजेंसी है, हमारा सर्विस प्रोवाइड करना काम है। यस, एक सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अगर जैसे GST की अगर हम बात करें तो हम GST इनपुट नहीं, बहुत कम जगह ले सकते कि हम कोई एसेट खरीद दिया तो उतने ज़्यादा एसेट खरीदते नहीं है, बट जिसका कुछ प्रोडक्ट बेस्ड वर्क है वो कुछ प्रोडक्ट खरीदेगा वहां से GST इनपुट ले सकता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो सर्विस इंडस्ट्री में GST के इनपुट्स लेने के ऑप्शन थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि आपकी जैसे मार्केटिंग एजेंसीज हैं। सो मार्केटिंग एजेंसीज के केस में क्योंकि आप वट एवर द सर्विसेज और प्रोवाइडिंग उस पर आप GST चार्ज कर रहे हो, बट इनपुट के केस में जैसे स्टूडियो हो गया, आपका इक्विपमेंट्स हो गए, एंड और कोई आपने किसी प्रोफेशनल को बुला लिया, कैमरामैन को बुला लिया, अगर वो GST में है तो आप उससे GST का चार्ज कर सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ तो फिर आपको ऑप्शंस नहीं है, आपको बाहर से क्या तो बिल्स अरेंज करने पड़ते हैं, जो कि लोग करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्ट होती जा रही है। तो इसका और कोई तरीका है ही नहीं। देखो लीगली इसका और कोई तरीका नहीं है।
लीगली और कोई तरीका नहीं है कि आप उसका जीएसटी का काम कर रहे हो तो टैक्स बचाने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं है कि एक्सेप्ट आप कोई फेक बिल ले रहे हो। एंड उसमें गवर्नमेंट आज के टाइम में इतना स्ट्रिक्ट है कि फ्यूचर में पता नहीं कब आपके नोटिस आते हैं, कोई फेक फॉर्म पकड़ी जाए और आप भी उसकी लपेटे में आ जाओ इलीगली। ये सब चीज़ें भी हैं। तो सर मैंने रिसेंटली एक न्यूज़ देखी, उसमें पॉपकॉर्न रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी क्या बोलते हैं, अब तो बहुत रेट बढ़ गया है राइट, जितने की मूवी टिकट्स नहीं होती उससे ट्वाइस और थ्राइस तो हमारे पॉपकॉर्न में ही चले जा रहे हैं। तो ये है क्या मतलब एक्चुअली क्या है ना कि अभी 2-3 दिन पहले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में गवर्नमेंट ने सेग्रीगेट करा कि पॉपकॉर्न अगर सॉल्टेड है तो क्या रेट लगेगा, कैरेमल है तो क्या रेट लगेगा, मिक्स है तो क्या लगेगा। ऑल्दो बड़ी बचकानी चीज है कि कैरेमल जो पॉपकॉर्न्स हैं उसके ऊपर उन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया है, तो गवर्नमेंट को लगता है कि ज्यादा सॉल्टी वालों पे कम जीएसटी है एंड जो मीठे पॉपकॉर्न्स हैं उस पे ज्यादा जीएसटी है। हेल्थ का ध्यान रखिए। शायद कुछ सोच रहे हो गवर्नमेंट की हाँ शायद मीठा कम खाए तो जीएसटी ज्यादा लगा देंगे, तो ऑब्वियसली शायद कम लोग कैरेमल पॉपकॉर्न खाएंगे। और हो सकता है शायद सोच रहे हो कि मूवी देखने जाते हो तो हमारे खर्चा बहुत होता है, तो थोड़ा खर्चा बच जाए पॉपकॉर्न ज्यादा महंगे में, तो हम पॉपकॉर्न लेना बंद कर दें। तो ये जीएसटी पहले नहीं था? जीएसटी पहले भी था, लेकिन अब इन्होंने सेग्रीगेट कर दिया कि भैया अगर आप सॉल्टेड खा रहे हो तो इतना लगेगा, कैरेमल खा रहे हो तो ज्यादा लगेगा। तो मतलब मेन पर्पज है रेवेन्यू बढ़ाना, कि रेवेन्यू कैसे इंक्रीज कर सकते हैं किसी चीज। तो पहले सेम ही जीएसटी था? पहले आई थिंक सेम ही जीएसटी था। अब एज अ जनरल पब्लिक के लिए क्वेश्चन पूछें कि हाँ जैसे हम जैसे लोग जैसे 20-23 साल के जो लोग हैं वो कैसे अपनी इस एज में करोड़पति बन सकते हैं? देखो बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूँ। अगर आपको करोड़पति बनना है तो 15-15-15 का रूल, जिसमें कि 15,000 की SIP 15 साल के लिए करते हो विद 15% रिटर्न, तो आफ्टर 15 ईयर आपके पास 1 करोड़ रुपए होगा। तो 1 करोड़ बनने के लिए आपको लगा 15 साल। अनदर 15 ईयर्स में आप इमेजिन करो कितना पैसा हो जाएगा आपके पास, कितना डबल हो जाएगा। 10 करोड़। यस, सो अनदर 15 ईयर्स में आपके पास 10 करोड़ रुपए हो जाएगा। सो 30 साल में आपके पास कॉर्पस बैठे हो, आप 10 करोड़ के कॉर्पस बैठे हो, और क्या चाहिए आपको? अगर आपको और ही ज्यादा पैसा चाहिए, ठीक है, तो आप 15,000 की जगह आप उसको 20,000 की कर दो, क्योंकि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी ऑब्वियसली वैसे वैसे आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी चाहिए। सो आप उसको 15,000 की जगह 20,000 की कर दो, 30,000 की कर दो, 35,000 की कर दो। लोगों की तो 50,000 की SIP चल रही है, लोगों की तो 1-1 लाख की SIP चल रही है। सो एज सून एज योर इनकम इज इंक्रीजिंग, आप उस अमाउंट को बढ़ाते जाओ, तो आपको 30 साल में 10 करोड़ की जगह आप हो सकता है 15 साल में 10 करोड़ आपके पास पहुंच जाए। तो बट इन्वेस्टमेंट के लिए आपको डिसीजंस सोच समझ के लेने पड़ेंगे, किसी एडवाइजर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा कि दीज आर माय गोल्स, मेरे को 15 साल बाद भैया 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो कैसे मिलेंगे बताओ मुझे। अच्छा, ये तो बात हुई 15 साल बाद। अगर हम आज बनना है कल बनना है, देखो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आज का यूथ यही बोलता है कि मुझे तो आज ही करोड़पति बनना है, तो उसका तो एक ही शॉर्टकट है, डाका डालो और करोड़पति बन जाओ। सही बात। क्योंकि इनकम जो आती है ना धीरे धीरे आती है। आप एक बिजनेस में आते हो, फिर आप इनिशियली लॉसेज होते हैं, धीरे धीरे आप प्रॉफिट में आते हो, फिर सेल्स बढ़ती है, या फिर जॉब में भी होते हो तो आप पहले एजुकेशन कंप्लीट होती है, फिर आप जॉब करने जाते हो, एक पैकेज होता है, फिर धीरे धीरे आप बढ़ते हो। सो देयर इज ए प्रोसेस कि आप सिस्टमेटिक तरीके से या धीरे धीरे करके ही आप पैसा बढ़ा सकते हो। अगर आप सोचो कि एक दिन में करोड़पति बन जाओ, तो मेरी तरफ से तो मेरे को तो लगता नहीं ऐसा कोई मेथड है जिसमें आप एक दिन में करोड़पति बन सकते हो। वो तो मुझे बता देना। तो एक साल में तो देखो डिफिकल्ट है। हाँ, आपकी जॉब अच्छी है, यू हैव डन वेरी गुड एजुकेशन, या आपने स्किल्स पे बहुत अच्छा काम करा है, आपके पास ऐसी नॉलेज है जो किसी और के पास नहीं है, देन ऑब्वियसली कंपनी कैन ऑफर यू दैट मच पैकेज। फिर उसके आप ऑब्वियसली यू कैन इन्वेस्ट व्हाटएवर अमाउंट यू वांट टू इन्वेस्ट। चलिए, ये तो फिर नॉर्मल ऑडियंस के लिए हो गया, मतलब नॉर्मल लोग के लिए हो गया, हम जैसे लोग हैं। बट वो लोग जो आज के टाइम पे लेबर क्लास जिनको हम बोलते हैं, या जो रिक्शे चलाते हैं, ये लोग रहते हैं, अगर ये लोग अपनी लाइफ को बेटर करके कुछ अच्छे लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, कि ये अच्छा कॉर्पस बना ले, अच्छा करोड़ों का वो कमा ले, तो इनको क्या करना चाहिए? क्योंकि इनको SIP के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। देखो इन लोगों को थोड़ी सी नॉलेज अगर मिलती है सोशल मीडिया से या यूट्यूब से, तो इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा कर रखा है कि SIP में 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड इवन सेबी ने अभी ये कर दिया कि 100 रुपये से भी आप SIP कर सकते हो। तो इवन गवर्नमेंट आल्सो वांट्स कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, एंड जो ये पुअर लोग हैं, जो आप बोलो रिक्शा वाले या फिर लेबर क्लास या व्हाटएवर, इनको भी आप बोलोगे 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर दो मंथली, शायद ना कर पाए। बट इफ़ यू से कि भैया 500 रुपये इन्वेस्ट कर दो, 500 भी ज़्यादा है, तो आप 100 रुपये से ही स्टार्ट कर दो।
अगर आपको 100 रुपए से स्टार्ट करने के बाद 1 साल बाद आप देखोगे वो 100 रुपए मैंने स्टार्ट कर लिए, 12 महीने के 1200 रुपए हो गए। अब वो 1200 रुपए अगर 2000 बन जाएंगे तो उसको भी लगेगा कि यार ठीक है 1200 रुपए 2000 हो गए, तो मैं अब अगले साल से थोड़ा ज्यादा पैसा डालता हूँ, तो मेरी इनकम ज्यादा बढ़ने लग जाएगी, मेरी जो पैसिव इनकम थोड़ी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। बट जिन लोगों को अगर हम कहें कि प्लेटफॉर्म के बारे में नहीं पता कि प्लेटफॉर्म कैसे चलाना किसी है, एडवाइजर से बात कर सकते हैं। नहीं कोई अब वो फिर वो लेबर क्लास आदमी है, उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है। इतना नॉलेज नहीं देखो रहता, right? उस केस में तो फिर आपकी एजुकेशन ही काम करती है कि आपको बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है, तो क्या तो सोशल मीडिया से यूट्यूब पे वीडियोस देख के आप जा सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत नॉलेज आपको चाहिए। आप बैंक में भी जाते हो, बैंक में भी एफडी कराते हो, तो उसके लिए भी आपको इतनी नॉलेज चाहिए कि हाँ भैया एफडी कितने % पे करानी है, कितने टेन्योर की करानी है, या फिर बैंक में जाके आप पूछते हो बैंक वाले से, तो आप बैंक में जाके पूछ सकते हो कि भैया मेरे पास ये पैसा है, मेरे को उसकी एसआईपी करनी है। आप किसी एडवाइजर के पास नहीं जाते, तो कहीं पर भी आपका बैंक अकाउंट है, वहां पर भी जाके आप चालू करा सकते हो। बैंक से भी एसआईपी चलती है। यस वही चीज़ है। बाकी आजकल क्या चल रहा है पूरे इसमें इंटरनेट वर्ल्ड में कि सर आउट ऑफ इंडिया के क्रिएटर्स और इंडियन क्रिएटर्स भी, फाइनेंस के क्रिएटर जो भी हो गए, बोलते हैं कि पैसिव इनकम कमाओ, Yes. रात को सोओगे तब भी तुम्हारा पैसा बनेगा, बनता रहेगा। ऐसा होगा, ये सब होगा। तो क्या ये तरीका सही है पैसिव इनकम को वो करने का? पहली चीज तो आपको फर्स्ट फोकस तो एक्टिव इनकम भी करना चाहिए, हाँ। जो कि सब बोलते हैं, एंड पैसिव इनकम ऑब्वियसली आपको काम करना चाहिए, क्योंकि पैसे से ही पैसा बनता है। हाँ। तो आप जब नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उससे तो आपका जो पैसा बन ही रहा है, बट उसके अलावा जो पैसा आपके बैंक में है, उस पैसे को आप डबल ट्रिपल कैसे कर सकते हो, उसका ऑप्शन यही है कि आप एक्टिव इनकम की जगह पैसिव इनकम में थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे कि अगर आपका पैसा बैंक में बढ़ रहा है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट 2 से 3% इंटरेस्ट देता है सेविंग बैंक, तो वो आपका पैसा खराब भी हो रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन आज के टाइम पे 6 से 7% है। सो 7% की इन्फ्लेशन है, ग्रो हो रहा है पैसा 3% पे, क्या फायदा। एफडी में भी लगा देते हो तो भी 7% एफडी इंटरेस्ट देती है। अब उसमें से जो बंदा 30% ब्रैकेट में है वो 30% टैक्स कट जाता है उसका, तो 5% एफडी में दे रहा है, तो 5% का इनकम आ रही है, जा रहा है हमारा 7% इन्फ्लेशन के लिए। सो जो पैसा मैं आज 5,000 रुपए लगा रहा हूँ, अगले साल उसकी वैल्यू 5,000 नहीं है। सो जो चीज मेरे पास आज 100 रुपए में आ जाएगी, आज से 10 साल बाद वो चीज 100 रुपए में नहीं आएगी। पहले आप देखो 2 रुपए की भी, 10 रुपए की भी कितनी वैल्यू थी, Exactly. बट आज के टाइम पे भिखारी भी आपसे 10 रुपए से कम नहीं मांगता है, हाँ, उसको भी कम से कम 10 रुपए चाहिए। तो आप सोचो 10 रुपए की वैल्यू भी कितनी डाउन हो गई है, वो चीज़ है। ठीक है ना। तो आपको अपनी पैसिव इनकम पे काम करना चाहिए, उसको डबल ट्रिपल हम कैसे कर सके, फॉर दैट यू नीड टू वर्क ऑन दैट। नहीं बट ऑनलाइन वर्ल्ड में तो ऐसा चल रहा है कि पैसिव इनकम मतलब कुछ बिजनेस ऐसा कर लो, या यहाँ पर हाथ डालो, इधर पे वो करो, मतलब उनको ये इन्वेस्टिंग का तरीका नहीं बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इस बिजनेस में ये करो, यहाँ पर ये करो, और रातों रात वो करोगे। देखो रातों रात अगर वो बिजनेस में करने से हो जाता है, बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए हैं कि ये नया बिजनेस आ गया है, यूपी से खरीद के आप एक्सपोर्ट कर दो, पंजाब से खरीद के एक्सपोर्ट कर दो। इतना होता था, वो खुद ही क्यों नहीं कर लेते? सही बात है। मतलब इतना ही, अगर इतना फ्रूटफुल बिजनेस है तो आप एडवाइस कर रहे हो, देन व्हाई डोंट यू गो एंड डू द बिजनेस। Right. इट इज नॉट दैट सिंपल। बिजनेस करना इतना सिंपल नहीं है। बिजनेस में बहुत सारी चीजें लगती है। बिजनेस में आपको मैन पावर चाहिए, बिजनेस में आपको फंड चाहिए, बिजनेस में आपको स्पेस चाहिए। सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड, तब आप बिजनेस कर पाते हो। इतना सिंपल नहीं है कि वीडियो बना दी और बिजनेस हो गया। वही चीज है ना, आजकल लोग फिर ऑनलाइन यही चल रहा है, सब एडवाइस करने वाले ज्यादा हो गए हैं, एडवाइस लेने वाले कम। एडवाइजर इतने आ गए हैं, सब बहुत सारे मैं देखता हूँ बिजनेस एडवाइजर्स, जो बिजनेस कोच जो अपने आप को बोलते हैं। हाँ। अरे भैया इतना ही सिंपल है तो आप जाके क्यों नहीं करते हो, और आप दिखाओ एग्जांपल के लिए, देखो मैंने करा है तो आप भी कर सकते हो, तब हम पीछे पीछे आ जाएंगे। लेकिन आप कहते हो कि भैया मखाने का बिजनेस, बहुत सारे वीडियोस आते हैं कि यूपी से मखाने आप बनवाओ, इंपोर्ट करो और यूएस में एक्सपोर्ट कर दो, बहुत अच्छा बिजनेस है, या और बहुत सारे बिजनेस बताते हो, then why you should not go there or do the business। इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन 6% है, ठीक है। तो लोग क्या सोचते हैं इंडिया में कि सबका इन्फ्लेशन 6% ही है, बट एक्चुअल में क्या है कि जो हेल्थ इन्फ्लेशन अलग है, एजुकेशन इन्फ्लेशन अलग है। तो ये लोगों को कैसे समझ में आएगा? जब तक आप उस इंडस्ट्री में नहीं हो, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हर इंडस्ट्री का इन्फ्लेशन अलग लेवल पे है, ठीक है। हेल्थ में आप देखोगे इंश्योरेंस के प्रीमियम्स बहुत बढ़ गए हैं पिछले 1 साल में, 1.5 साल में। दैट इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि हेल्थ में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। एजुकेशन में आप देखोगे, आप और मैं अगर हमने पढ़ाई करी होती, 12th तक की जो पढ़ाई करी है हमने, उसमें हमारा जितना पैसा लगा, उतने पैसे में आज के टाइम पे एक छोटे बच्चे की खाली नर्सरी क्लास हो पाती है, क्योंकि इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुकी है आजकल क्लासरूम्स, एजुकेशंस। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया कौन सी इंडस्ट्री में कितना ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो हमें एक बार समझना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन ज़्यादा कहाँ पे है, कम कहाँ पे है, और इन्फ्लेशन के हिसाब से हमें हमारी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें हमारी इनकम को भी उस लेवल पे लेके जाना पड़ेगा कि एटलीस्ट हम 10 से 15% का जो ओवरऑल इन्फ्लेशन चल रहा है बाकी चीज़ों का भी, उसको मेट कर सके।
और उस हिसाब से हमारी इनकम ग्रो हो सके, हमारा पैसा जो है, हमारी पूंजी डबल हो सके या ट्रिपल हो सके उससे इसके हिसाब से। राइट, बट है क्या कि अब जैसे सब लोग, हम लोग हैं, लेट्स से कहा कि जैसे आप है, आपका चिल्ड्रन होंगे, Yes. तो आप उनको पढ़ाते हैं, तो आज के टाइम पे जो आप उनकी फीस दे रहे हैं तो वो आज से 10 साल बाद तो और ज़्यादा होगी ना। Yes. तो आपके लिए जो इन्फ्लेशन, एजुकेशन इन्फ्लेशन है वो 10 से 12% चल रहा है, वही नॉर्मल परसेंट अगर 6% के अगेंस्ट में अपना इन्फ्लेशन का इन्वेस्ट करता है तो आपको तो 10-12 के अगेंस्ट में करना पड़ेगा ना, Yes. ताकि आप उस एजुकेशन इन्फ्लेशन को बीट कर पाओ। उसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना कि आप अपना पैसा को सेविंग बैंक और फिक्स डिपॉजिट्स पे मत रखो, क्योंकि वहां पे आपका जो पैसा ग्रो हो रहा है वो 3 से 7% के बीच में हो रहा है। सेविंग में 3% होता है, वहां पे 7% होता है। एंड वही पैसे को अगर आप म्यूचुअल फंड में रखते हो जो कि सेफ है, हाँ। वहां पे आपका 15% की ग्रोथ आपको आराम से मिल जाती है। तो एटलीस्ट आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो कि जो पैसा मेरे को 10,000 रुपये अगर मेरी एजुकेशन में एक महीने में आज लग रहा है, तो वो आने वाले 10 साल में वो पैसा कुछ अलग होगा। तो एटलीस्ट मैं उस इन्फ्लेशन के पार पे हूँ और 1-2% फालतू ही कमा रहा हूँ वहां पे मैं। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि वो सेफ भी है। क्योंकि इक्विटी मार्केट में अगर आप जाते हो तो इक्विटी मार्केट का आपको नहीं पता है कि आज स्टॉक नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, प्रोवाइडेड। दूसरी चीज, लोग फिर क्या इक्विटी में इन्वेस्ट करने का ना पूरे टाइम कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं। 3 बजे तक आपका और कोई काम नहीं हो सकता। Right. अगर आपने गलती से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए स्टॉक मार्केट में, तो 3 बजे तक आपका काम बस यही है कि मैं कंप्यूटर की स्क्रीन चेक करता रहूं, और 3 बजे का आप काम करते हो। हाँ। उससे आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर होती है, आपका काम हैम्पर होता है, एंड आप फिर काम करते हो एक्चुअली 3 बजे के बाद। एंड गलती से कोई उसमें चला जाता है ऑप्शंस में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, फिर तो बात ही खत्म हो गई, पूरा दिन ही बंदा उसी में लगा रहता है। तो अलग ही चीज है। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, ही इन्वेस्टेड अ लॉट, सो चाय पीने गया था चाय से जब तक वापस आया, जितना बड़ा पोर्टफोलियो था सब खत्म। 17 सेंट्स बचे थे उसके उसमें। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्या कोई नहीं कमा पाया। 97% जो सेबी का डेटा है, अगर आप देखोगे रिसेंट में आया था, 97% लोगों ने नुकसान सहा है उसमें। मतलब ओनली 3% लोग हैं जिनको प्रॉफिट हुआ। अब वो 3% लोग भी किसी को 500 का हुआ, किसी को 1000 का हुआ, किसी को 1500 हुआ, किसी को 2000 का हुआ। तो बड़े बंदे जो है वो देखोगे तो 1% भी नहीं होंगे जो लाखों में या करोड़ों में कमा रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। सो जब 99% दुनिया नुकसान कर रही है तो आप क्यों उसमें जा रहे हो भैया? ठीक है, लालच कि भैया मेरे को पैसा आज ही डबल करना है, मेरे को पैसा आज ही 2 लाख से 10 लाख कमाना है। सो वो चीज को लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। एंड इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए बेटर है कि सिस्टमेटिक तरीके से चलो, एसआईपी में पैसा इन्वेस्ट करो। ट्रेडिंग में तो एक्चुअल पैसा ऑपरेटर्स ही कमाते हैं ऑब्वियसली रिटेल का तो आज कुछ है नहीं वैसे भी। रिटेलर्स के लिए कुछ नहीं है। जो भी रिटेल पैसे लूज करता है, ऑपरेटर्स अपना बढ़ता है। देखो, एक पैसा खोएगा दूसरा पैसा कमाएगा। हाँ। तो वो तो नियम है। सो आप एक जगह से दोगे दूसरे जगह से इनकम होगी, तो वो तो। What about the finance influencers? like आजकल जैसे चल रहा है कि कोई भी नया IPO होने वाला है तो they are giving us some information कि अभी ये IPO लॉन्च होने वाला है, and सब एक साथ ही आती है वो वीडियोस सबके चैनल्स में, राइट? आर दे पेड? नहीं, कुछ पेड भी होती है, कुछ जेन्युइन भी होती है। डिपेंड्स फ्रॉम द इन्फ्लुएंसर टू इन्फ्लुएंसर। कोई बहुत अच्छा IPO आ जाता है तो सब लोगों को लगता है कि कंटेंट चाहिए अच्छा, तो कंटेंट बनाते हैं। एंड कुछ जो IPOs ज़्यादा चलते नहीं है, या जिनको कंपनीज को लगता है कि यस हमें थोड़ा पुश कराना है, थोड़ा सा मार्केट में वाइब क्रिएट करनी है हमारे IPO की, तो वो फिर ओपे करते हैं। सेबी कितनी स्ट्रिक्ट है इन चीज़ों के लिए? देखो, सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है फाइनेंशियल मार्केट के लिए, इक्विटी मार्केट के लिए, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा डूबता है। जैसे बताया FNO का भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि FNO में भी बहुत पैसा डूबता है। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनकी सैलरी होती है 15 से 20 लाख, FNO का लॉस होता है 30 लाख। सैलरी होती है 30 लाख, लॉस है 35 लाख। एंड कई बंदे तो ऐसे हैं जो हर 2-2, 3-3 साल कंटिन्यूसली लॉस में आए। ठीक है, आप सोचो 40 से 45 लाख लॉस में लेके बैठा है सैलरी वाला बंदा, अब वो पैसे कहाँ से लगा रहा है मुझे भी नहीं समझ में आता। तो सेबी बहुत स्ट्रिक्ट है, क्योंकि लोग इक्विटी मार्केट में ऐसे ही पैसा लगा रहे हैं। लोग कुछ भी आके बोल देते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में, एंड ड्यू टू दैट बहुत से लोगों का पैसा लग जाता है, एंड उनको फिर प्रॉब्लम होती है आगे जाके। वैसे हमारा भी एक प्रोडक्ट है स्टॉक मार्केट मूड करके। उसमें क्या है कि हम प्री मार्केट एनालिसिस देते हैं मार्केट खुलने से 8 बजे पहले। उसमें मार्केट मूड इंडेक्स से लेके क्या मार्केट के रिसेंट न्यूज़ हैं, किस कंपनी को फंडिंग मिली है, तो ये मार्केट 9 बजे से पहले 8 बजे मिल जाता है। तो क्या ये सेबी के अंडर आता है कि सेबी इसमें कुछ कर सकता है? आप उसमें खाली इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, आप ये नहीं बोल रहे हो कि भैया ये परचेज कर लो, ये सेल कर लो, या ये इतना उठेगा या गिरेगा। यू आर जस्ट गिविंग द फाइनेंशियल फैक्ट्स, यू आर गिविंग द फिगर्स, नंबर्स। सो फिगर्स नंबर्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि आज 9 बजे ये भागेगा, 9 बजे ये गिरेगा,
देन उसमें सेबी को दिक्कत है कि आपने बोल दिया कि ये 950 पे ये भाव पे खरीद लो, ये भाव पे बेच लो, देन ऑब्वियसली आपके पास अगर कोई डिग्री नहीं है, क्योंकि सेबी ने बोला था कि ऑब्वियसली कोई भी बंदा आके ऐसे सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता, यू शुड हैव द डिग्री और यू शुड हैव द सर्टिफिकेशन फॉर दैट, देन ओनली आप सेबी रजिस्टर्ड जो बोलते हैं ना इन्फ्लुएंसर्स है, वो ही ये सब बोल सकते हैं। अदरवाइज बीच में मैंने देखा था सेबी ने 2-3 इन्फ्लुएंसर्स पे पेनल्टी भी लगाई थी, क्योंकि उनकी वजह से काफी लोगों का लाखों का नुकसान हो गया था। आई थिंक करोड़ों का हो गया था, नोट लाखों का, और उन लोगों के चैनल्स भी फिर सेबी ने बैन करा दिए थे। नहीं, हमारा जो प्रोडक्ट है इट्स ऑल अबाउट कि जितनी भी आप रिसर्च करते हैं सुबह उठते ही आप Yes. 9 बजे मार्केट ओपन होने वाली है, वो इजी हो जाए, वो Obviously. सब कुछ आपको एक ही जगह पे हम लोग लाके दें। और Yes. ब्रेकआउट स्टॉक्स भी होने को, तो ब्रेकआउट स्टॉक से तो कुछ वैसा वो नहीं पड़ेगा। देखो वो एक बार सेबी से एक क्लैरिफिकेशन के लिए देखना पड़ेगा कि ब्रेकआउट स्टॉक्स में दिक्कत है या नहीं है। ओके, तो हम ट्रेडिंग इन सब की बात कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग में इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। अभी हमने पैसिव इनकम की बात करी, बोलते हैं ट्रेडिंग को एज अ पैसिव इनकम की तरह यूज करो। क्या ट्रेडिंग सच में पैसा बनाती है? सच में आप ट्रेडिंग में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेडिंग से आप पैसा नहीं बना सकते हो, क्योंकि पैसा बनाने के लिए आपको मार्केट में बैठना रहेगा, वो आपका टाइम नहीं है। क्या तो आप जॉब कर लो या ट्रेडिंग कर लो, दोनों में से आप एक ही काम कर सकते हो। यू कैन नॉट बी इन टू द मार्केट फॉर 24/7। ठीक है, जो ट्रेडर्स हैं, जो एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, वो 24/7 सिस्टम पे बैठे हैं। 3 बजे तक वो भाव ही देखते रहते हैं कि भाव बढ़ा घटा, कब बेचना है, कब खरीदना है, कब सौदा खरीदा, कब बेचा। सो आप अपनी स्किल्स पे, आप अपने मेन कोर पे फोकस करो कि आप आईटी इंजीनियर हो तो आईटी में जाओ, ठीक है, आप एचआर में हो तो आप एचआर की स्किल्स स्ट्रॉन्ग करो, एचआर के कोर्सेज करो, सो दैट आपको एक बेटर जॉब मिले, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। आज आप सपोज 50 लाख के पैकेज हो, ऐसी स्किल्स देखो, ऐसी अपॉर्चुनिटीज ढूंढो कि आप 50 लाख से सीधा 1 करोड़ के पैकेज पे पहुंच जाओ। तो अपनी स्किल्स पे काम करो, ट्रेडिंग को और म्यूचुअल फंड्स को पैसिव इनकम के लिए छोड़ दो कि आपने लगा दिया, लॉन्ग टर्म के डाल के भूल जाओ। हाँ, पर अपना तो क्या बोलते हैं, ऐसे दिन भर बैठे रहते हैं, बट ऑडियंस को अपने बताते हैं कि ऐसा पैसिव इनकम इसको लो, तो वो तो एक टाइप से गलत चीज हुई ना। ऑब्वियसली तो वो कि उनको एक टाइप से झूठ बोलने की यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। वही क्योंकि आजकल देखो ऑडियंस को भी समझने की जरूरत है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन खाली व्यूज के बेसिस पे कुछ बोल रहा है। सो दे नीड टू आइडेंटिफाई एंड अंडरस्टैंड दैट विच इज गुड चैनल्स फॉर देम, विच इज बैड चैनल्स फॉर देम। कौन ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन और फैक्ट सही दे रहा है, कौन ऐसा है जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट सही नहीं दे रहा है। सर देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रेडर्स ना जो कि अच्छे खासी इन्वेस्टमेंट करती हैं, एंड क्या नॉर्मल सैलरीड पर्सन को अपना फंड उनको देना चाहिए फॉर द ट्रेडिंग, एंड कौन कौन सी इंडिया में जो कि वर्क करती है इस चीज़ पे? देखो नाम तो नहीं लेऊंगा, पॉडकास्ट पे बैठे हैं बहुत सारे लोग हैं जो काम करते हैं। पहली चीज़ तो सैलरीड पर्सन को समझना चाहिए कि जहाँ पे वो पैसा लगा रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, फेक है या नहीं है, तभी वो पैसा किसी को दे। क्योंकि पास्ट में मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने पैसा किसी के कहने पे लगा दिया, किसी को पैसा दे दिया कि आप इन्वेस्ट कर दो, एंड वो सर्टिफाइड नहीं थे, एंड उन लोगों ने जो पैसा लगाया उससे सैलरीड पर्सन को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। सो इफ़ यू आर गिविंग योर मनी टू समवन एल्स, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितनी सिक्योर है, कितनी सेफ है मनी सामने वाले को देने में। पता चले हम 50 लाख को 1 करोड़ रुपए करने चले गए थे, वो 50 लाख ही जीरो हो गया। सही बात ठीक है ना। तो इतना भी लालच मत करो, करना है तो तरीके से करो, किसी एडवाइजर के पास जाओ, किसी ऐसे सर्टिफाइड पर्सन के पास जाओ जो जेन्युइनली वो काम करता हो। और जो बोलते हैं स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कछुए की चाल चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, 15 से 20% रिटर्न लोगे साल में, ठीक रहेगा। लेकिन जहां आप सोचोगे 100% रिटर्न चाहिए, या किसी ने बोल दिया कि मेरी तो 100% रिटर्न आ रही है जी, आ जाओ मेरे पास, जहां आप डूब जाओगे। हाँ, इसीलिए तो इंडिया में इतने पॉन्जी स्कीम निकलती हैं। लोग कोई बोलता है इसमें मैं तुम्हें इतना रिटर्न दूंगा, आखिर में पता चलता है इतना बड़ा 1000 करोड़ का स्कैम निकल के आ गया। तो ये चीज लोगों को वही एजुकेट नहीं है ना, जैसे आपने बोला सिक्योरिटी सबसे पहले देखिए, लिटरेसी नहीं है। हाँ। लोगों को ये नहीं पता कि कहाँ पैसा देना है, कहाँ नहीं देना, किसको देना है, किसको नहीं देना। जब तक ये लिटरेसी नहीं आएगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। राइट। सर जिसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होती है, क्या वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है? फॉर एग्जांपल आप काफ़ी सारे पोर्टफोलियोज संभालते हैं, राइट? सो किसी की सैलरी का 1 CR 2 CR है तो वो तो 50-50 लाख इन्वेस्ट कर देते होंगे। देखो मैं बोलता हूँ कि जिसकी सैलरी कम है ना वो ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। जैसे जैसे जिसकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है उसकी इन्वेस्टमेंट कम होती है, क्योंकि उनकी लायबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों में फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अब मेरा एक क्लाइंट है जिसका पैकेज है 1 करोड़ रुपीज़, राइट? उसके पास 10,000 रुपये नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। When you ask 10,000 रुपीज़, तो उसके पास BMW मर्सिडीज गाड़ी ले रखी है, लेविश घर में रहता है, राइट? आधे टाइम कहीं और रहता है, आधे टाइम 2 घर ले रखे हैं। सेकेंडली ट्रैवल, अननेसेसरी ट्रैवल्स, अननेसेसरी टूर्स, अननेसेसरी जो लग्जरी आइटम्स है।
सो अब मैं कई बार सोचता हूँ अगर खुदा ना खास्ता उसकी नौकरी चली गई तो वो 1 करोड़ तो मतलब कैसे वो बियर कर पाएगा, मतलब कैसे वो ईएमआई पे कर पाएगा गाड़ी की, घर की और सब चीज की, जिस बंदे के पास 10,000 रुपए नहीं है सेविंग Invest के करने के लिए, लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए। सो जैसे जैसे लोग का पैकेज बढ़ता है वैसे वैसे उनकी ना लग्जरी आइटम्स, उनके जो रहन सहन वो सब चेंज हो जाता है। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट थिंग कि भैया मेरे पैसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, बट उसके साथ साथ मेरा जो अमाउंट ऑफ सेविंग भी बढ़नी चाहिए। आपकी लग्जरी लाइफ है, ठीक है, लग्जरी लाइफ को उतना ही लग्जरी रखो जितना कि आपके पास पैसा है। अननेसेसरी उसको डेट ट्रैप में मत लेके जाओ कि भैया पूरा ही पैसे को आपने लविश जिंदगी में जीने में लगा दिया और एक दिन वो पैसा बंद आना बंद हो गया तो फिर आप कहोगे कि भैया अब मैं क्या करूं, सही बात है। सब कुछ बेचना ही पड़ जाएगा। तो जैसे हम देखते हैं लोगों के पोर्टफोलियोज होते हैं, स्टॉक पोर्टफोलियो हो गए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हो गए, Yes. उनको प्लेज करके क्या लोन लेते हैं लोग? देखो मैं बताता हूँ, लोगों के ना पोर्टफोलियोज होते हैं एंड कई बार क्या इमरजेंसी लोन्स की, इमरजेंसी फंड्स की जरूरत पड़ती है। हाँ। आपको पैसा चाहिए 2-3 महीने के लिए, तो लोग क्या गलतियां करते हैं कि लोग उस पोर्टफोलियो को सेल कर देते हैं और उसको सेल करके जो पैसा आता है उससे अपनी 2-3 महीने की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं। बट वो करना नहीं चाहिए। उसको करने से 2-3 नुकसान होते हैं। पहला नुकसान तो ये है कि आपको टैक्स लग जाता है, ओके। ठीक है, क्योंकि आपने सेल कर दिया फिर 2 महीने बाद दोबारा परचेज कर रहे हो, तो जब आप सेल करोगे तो कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा। सेकेंडली जब आप म्यूचुअल फंड सेल करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ जाता है। उससे अच्छा है कि बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म्स एप्स ऐसी आ गई है जो कि आपको प्लेज कर देती है शेयर्स के Against बदले में पैसा portfolio। ले देती है। सो आपको लोन मिल जाता है अगेंस्ट योर पोर्टफोलियो, शेयर्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। तो आपको जब म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन मिल जाएगा 2 महीने के लिए, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई। आपको पैसा कहीं से आना था वो पैसा आ गया। बिजनेस में कई बार ऐसा होता है कि पैसा कई बार आने में टाइम लग जाता है, तो 2 महीना तो पैसा आ गया तो आप उसको प्लेजिंग को खत्म करा लो। आप उनको बोल दो कि भैया ये लो आपके पैसे, 2 महीने के लिए मेरे को जरूरत थी मैंने ले लिए। अब उसमें क्या, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम लगता है क्योंकि आपने प्लेज करा हुआ है, क्योंकि आपने सिक्योरिटीज में कुछ रखा हुआ है। अदरवाइज मार्केट में आपको 15 से 16% का रिटर्न रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, यहाँ पे आपको 9% के आसपास इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपको अपना पोर्टफोलियो को सेल नहीं करना है, आपको प्लेजिंग के ऑप्शंस में जाना है। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लेज करके आप अगर काम करते हो देन आपका जो पोर्टफोलियो है वो ग्रो होता रहेगा, उसमें बीच में स्टॉपेज नहीं लगेगा। सपोज आपने पोर्टफोलियो सेल कर दिया, आज के टाइम पे मार्केट था कुछ एक्स अमाउंट पे, अब 2 महीने बाद वो मार्केट काफी ऊपर बढ़ गया, तो जो आपने सेल करा जितनी यूनिट्स अब आप परचेज करो तो सेम यूनिट्स थोड़ी मिलेगी आपको, नहीं मिलेंगे। आपकी यूनिट्स चेंज हो जाएगी, आपकी यूनिट्स कम मिलेगी, तो आपका तो पोर्टफोलियो को नुकसान हो गया ना। एंड सेम चीज आप प्लेजिंग करके करते तो कोई नुकसान नहीं होता आपको। तो इसमें सिविल स्कोर की कोई रिक्वायरमेंट होती है? नहीं, सिविल स्कोर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप सिविल स्कोर वहां चाहिए होता है मेनली जहां पे आपके पास आप कुछ गिरवी नहीं रख रहे हो, मींस प्लेज नहीं कर रहे हो। इफ यू आर प्लेजिंग देन ऑब्वियसली आपको इतना सिविल स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए होगा जितना कि आपको विदाउट प्लेजिंग भी चाहिए। जो हम बोलते हैं ना अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन में सिविल स्कोर ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि भैया फाइनेंशियल टेंडेंसी कितनी है। ऐसा तो नहीं है कि कोई बंदा ऑफेंडर है, ठीक है, तो उस केस में सिविल स्कोर ज्यादा चाहिए होता है। यहाँ पे सिंस आप ऑलरेडी प्लेजिंग कर रहे हो तो आपको 50% के आसपास शायद इक्विटी में आपको पोर्टफोलियो जितना पोर्टफोलियो उसका 50% के आसपास आपको लोन मिल जाता है। तो क्या बोलते हैं, जो ये तो एक टाइप से वो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि पोर्टफोलियो को प्लेज करना कि जैसे अंबानी, अडानी, ये बड़े बड़े जो बिलियनर्स हैं, Yes. ये लोग भी तो अपनी कंपनी के शेयर को प्लेज करके बैंक से बड़े बड़े लोन लेते हैं, तो Obviously- ये सेम है क्या? ऑब्वियसली वो बिजनेस के लिए लेते हैं, आप एज ए इंडिविजुअल ले रहे हो या फिर आप एज ए बिजनेसमैन, देन आल्सो आप अपने शेयर्स को प्लेज करके, क्योंकि बिजनेस में जैसे बनता है कि रिक्वायरमेंट्स होती है, बहुत सारे इंपोर्टर्स होते हैं, उनका जो कंटेनर आता है वो साल में 10 बार आता है। हाँ। तो जिस मंथ में कंटेनर आता है इनिशियली उस टाइम पे उनको फंड्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत पड़ती है। अब उनको लगता है कि भैया एक मेरा पोर्टफोलियो है जो कि शेयर्स में है, एक पोर्टफोलियो है जो कि म्यूचुअल फंड्स में, तो मैं उसी पोर्टफोलियो को प्लेज करके उससे लोन ले लेता हूँ। अदरवाइज मार्केट में अनसिक्योर्ड लोन ले जाएंगे, कई बार ऐसा होता है बिजनेस लोन नहीं मिल पाता है हमें। तो अगर आपको बिजनेस लोन नहीं मिल रहा है और आपके पास शेयर्स एंड सिक्योरिटीज हैं, उसको प्लेज करके आप लोन ले सकते हो इजीली। अपना काम करो, उसके बाद वापस पैसे वापस कर दो सामने वाले को। जैसे थोड़ी देर पहले हमने सिविल की बात करी, राइट? आजकल का यूथ को सिविल का कुछ भी नॉलेज नहीं है, Yes. राइट? एंड अगर वो कभी लोन लेने जाते भी हैं अगर, तो सिविल कम होने की वजह से उनको लोन भी नहीं मिलता। सो एक्चुअली क्या है ना, आजकल के यूथ को बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं है। मैं किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी फील्ड में देखता हूँ तो यूथ क्या शॉर्टकट तरीके पे आ गया, जो रील वाली लाइफ में यूथ आ गया है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ऑफ वीडियोस जो हमारे यूथ है ना वो खाली वही देखना पसंद करते हैं। पहले जैसे लॉन्ग फॉर्म वीडियो चलते थे वो नहीं देखते हैं। सो यूथ को थोड़ा सा फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल के बारे में, अपने फाइनेंसिस के बारे में, अपनी सेविंग्स के बारे में, ये सब चीजें थोड़ी सी पढ़नी चाहिए, क्योंकि आपका पैसा है। क्योंकि ये सब चीजें ना हमें कोई किताबों में नहीं सिखाता, मतलब आपकी स्कूलिंग एजुकेशन में nobody will teach you how to manage your finances। एक भी चैप्टर नहीं है,
ठीक है, आप चाहे कॉमर्स में भी नहीं है, इनफैक्ट कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी ये नहीं सीखते हैं कि हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस। आइडियली ये आपको स्कूल में ही सिखा देना चाहिए था कि फाइनेंसेस को हम कैसे मैनेज करें, ठीक है, कि सिबिल स्कोर कितना जरूरी है, क्रेडिट हिस्ट्री कितनी जरूरी है, ऑफेंडर्स क्या होते हैं, लोन डिफॉल्टर्स क्या होते हैं, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करा जाता है। बिकॉज आप यूट्यूब पे जब आते हो या ऑनलाइन जब आते हो तो आपको अलग अलग लोग अलग अलग कहानी बताते हैं, सो यू डोंट नो कि कौन सही है कौन गलत है। बट एक चीज आपको एजुकेशन की बुक्स में सिखा दी गई, देन ऑब्वियसली सब लोग सेम ही चीज पढ़ के निकलेंगे, तो एवरीबॉडी विल बी ऑन द सेम लाइन। हमारी ओल्डर जनरेशन तो इस चीज के कंपैरिजन बहुत अच्छी थी। यस, मतलब उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी। बट लोगों ने ना, ये कुछ लोगों ने लोन वगैरह को काफी इस नजर से दिखाया है कि देखो लोग है ना पैसा लेते हैं भाग जाते हैं, हाँ, ठीक है, लोगों को लगता है कि लोन ले लो एंड यूज दैट मनी फॉर 1 ईयर 2 ईयर एंड देन गायब हो जाओ। एंड उससे क्या है कि आप कितना लंबा टाइम सर्वाइव कर पाओगे अगर आपके पास इनकम के सोर्स ही नहीं है। इफ यू डू नॉट हैव एनी इनकम देन हाउ लॉन्ग विल यू बी एबल टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने के लिए आपको कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। लोन ले लोगे पैन नंबर ब्लॉक हो जाएगा, दोबारा कोई लोन देगा नहीं, फिर फैमिली से भी 4-5 बार लोन ले लोगे, ब्लॉक हो जाएंगे सारे के सारे पेन्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया मेरा इनकम सोर्स कहाँ से बढ़े, मैं पैसा कहाँ से कमा सकता हूँ, मैं धंधे से कमा सकता हूँ, मैं सैलरी से कमा सकता हूँ, मैं जॉब से कमा सकता हूँ, या मैं और कुछ काम करूँ, राइट। अगर आपकी इनकम बढ़ने लग जाएगी तो ऑब्वियसली आपकी सारी प्रॉब्लम्स ये सारी खत्म हो जाएगी। तो ये यूथ को भी समझना चाहिए कि पहले हमारी एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद हम जाए कोई जॉब करने के लिए या बिजनेस करने के लिए, सो दैट हमारे पास एक कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम बना रहे। लोगों ने लोन को बहुत ही गलत बना दिया, तो इज दैट गुड और बैड? देखो, लोन आपको जितनी जरूरत के लिए लेते हो उतना तो ठीक है, अननेसेसरी आप लोन ले रहे हो, ईएमआईज पे कर रहे हो, डज नॉट मेक एनी सेंस। क्योंकि आपका जो पैसा है उस पैसे पे आप ब्याज दे रहे हो, 9% दे रहे हो, 15% दे रहे हो। सो जरूरत है तब आप पे करो, अगर जरूरत नहीं है तो देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू टेक द लोन। राइट। मेरे ना दादाजी हैं, Yes. वो अराउंड 90 ईयर्स के हैं, और वो अभी हम जैसे बात करें ना ओल्डर जनरेशन को पहले ज़्यादा नॉलेज थी, उनके बाद फंड पड़ा रहता है, उनके यहाँ लोग आते हैं, वो पता है अपने पैसे को 50,000 1 लाख रुपए ऐसे ही लोग आते हैं तो उनको देते दे हैं, देते हैं। और पर मंथ 3% चार्ज करते हैं। तो कहाँ बैंक कितना लेता, और 3% में उनने अपना पैसिव इनकम बना दिया, और हम आज के टाइम पे लोग ये नहीं सोच पाते इस पर। देखो, पुराने टाइम में ना ये जो बोलते हैं ना 1 रुपया सैकड़ा, 2 रुपया 3 रुपया सैकड़ा, बहुत चलता था। अभी भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, पैसा जो एडिशनल रहता है वो लोगों को दे देते हैं, बनिया करते हैं बहुत सारे, जिसमें वो 2% 3% मंथली लेते हैं, तो साल का उनका 35 से 40% के आसपास का इंटरेस्ट वो अर्न कर लेते हैं। किसी के पास पैसा है एंड इफ दे आर यूटिलाइजिंग दैट मनी देन ऑब्वियसली, क्योंकि अगर आप कोई और पर्सन हो, आपको बैंक से लोन मिलेगा नहीं, क्योंकि आपका कोई सिविल नहीं है, आप लेबर हो, कोई सिविल नहीं है। जैसे आपने पहले ही पूछा था कि अगर कोई लेबर क्लास है, कोई रिक्शे वाला है, तो उनको बैंक लोन नहीं देगा, और आपको खाली उनकी लोन की रिक्वायरमेंट भी कम है, 5,000 रुपए 10,000 रुपए। तो अब 5,000 10,000 के लिए आप इतने कागज भरोगे, 2,000 की तो प्रोसेसिंग फीस लग जाती है। राइट। उससे अच्छा तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाओ जो कि आप बता रहे हो दादाजी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खाली आपके दादाजी नहीं है, बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी है, मैंने देखा है रियल लाइफ में, जो ये काम करते हैं। एंड आज भी मैं देखता हूँ कि ये लोग काम करते हैं। हाँ, रिस्क भी होता है इसमें, बहुत ज्यादा। नहीं, उनके साथ रिस्क हुआ का है, भी बहुत रिस्क है इसमें, उनके साथ रिस्क हुआ भी है। उन्होंने क्या करा कि जैसे, और रिस्क से अच्छा उन्होंने कमा भी रखा है इसने। Yes. 50,000 उनके ऐसे डिफॉल्ट में चले गए, कोई लेके भाग गया, Yes. वापस नहीं दिए, हाँ। बट उसने 50,000 का इंटरेस्ट पे कर दिया था। हाँ, वैसे तो हमें आ गया, मूल वापस आ गया। हाँ। जो मेरा असल था बेसिकली वो वापस आ गया, ब्याज नहीं आया, हाँ। काइंड ऑफ ना। सो एटलीस्ट अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाती है देन आल्सो कोई रिस्क नहीं है। एंड बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं आ पाती है, बिकॉज कोई रिटर्न वर्क नहीं है इसमें, कोई पेपर वर्क नहीं है कि आपने कहीं साइन कराया, एग्रीमेंट साइन कराया, कहीं रिटर्न नहीं है, ये सब वर्बल कम्युनिकेशन पे चल रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्क फैक्टर इज आल्सो इन्वॉल्व। जहाँ पे देखो रिटर्न्स हैं, मतलब आपके दादाजी के लिए 36% इज अ रिटर्न। कोई भी मार्केट में कोई भी इंस्ट्रूमेंट 36% की रेगुलर रिटर्न नहीं दे पाएगा। सो ही इज एबल टू गेट द 36% रिटर्न, बिकॉज ऑफ दैट ही इज टेकिंग द रिस्क ऑफ द कैपिटल एज वेल। वही चीज है। यस। तो क्या ये आरबीआई की गाइडलाइन के अंदर आता है? अच्छा, देखो, ये तो आरबीआई और इनकम टैक्स की गाइडलाइन के अंदर नहीं आता, ये तो क्या ब्लैक मार्केट और या फिर मैं बोल दो ग्रे मार्केट में चल रहा है। ओके। नोबडी नोज कि भैया, क्योंकि आप लेओगे तब भी नहीं बताओगे, क्योंकि कैश लोन इज नॉट अलाउड, ठीक है ना। कैश लोन लेना भी अलाउ नहीं है, देना भी अलाउ नहीं है इनकम टैक्स के हिसाब से। सो अगर आप कहते हो कि भैया मैंने तो लोन ले लिया 2 लाख का कैश में, तब भी आप फंसोगे। अगर आप कहते हो मैंने दे दिया, तब भी आप फंसोगे। तो ये दोनों बायर एंड सेलर दोनों ही चुपचाप काम कर रहे हैं।
तो मेरे दादाजी क्या करते हैं कि वो स्टैम्प बना देते हैं। ओके, तो अब स्टैम्प बनाते तो उसमें तो आई थिंक पता चल जाता है अगर वो कोई वो करे तो स्टैम्प पेपर। स्टैम्प बना दे कि ये इस तारीख को ये पैसा दिया है और इतने दिन बाद लौटाएगा। वो तो आपने कच्चा कागज में काम करा है ना, हाँ। दैट इज नॉट द प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपने कच्चे अपनी डायरी में लिख लिया। अब अपनी डायरी में आपने लिख लिया कि राम आपसे 50,000 रुपए लेके गया है, हाँ। या आपके दादा से 50,000 रुपए लेके गया। अब राम नहीं देता है, या राम डिफॉल्ट कर देता है, या फिर राम चला जाता है गांव छोड़ के, तो आपके दादाजी क्या कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। हल्द्वानी से राम चला गया, दिल्ली आ गया, आपके दादाजी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, स्टैम्प की कोई वैल्यू पैन स्टैम्प की कोई वैल्यू नहीं है। पैन कार्ड आपके पास है नहीं उसका कि आप उसका सिविल में रिपोर्ट कर दो। आप उसकी कहीं रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सकते हो कि पुलिस स्टेशन में जाके आप रिपोर्ट कर दो। अच्छा, नहीं जा सकते। खुद नहीं। फंस जाएंगे ना, क्योंकि आपको कोई कैश लोन कैसे दिया आपने? आपके पास इनकम कहाँ से आ रही है? आपके दादाजी को अपने इनकम के सोर्स बताने पड़ जाएंगे सारे। तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो बैंक से लोन ले लिया या कहीं और से लोन ले लिया, उस पैसे को फिर इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये क्या सही होता है? ऐसे देखो लोग भी। भैया, इन्वेस्ट करने के लिए लोन के पैसे को इन्वेस्ट मत करो। हाँ। क्योंकि लोन आप लोगोगे 14-15% पे, और खुदा ना खास्ता आपको उतनी रिटर्न्स नहीं मिली। मतलब आप क्या तो 20% की रिटर्न निकाल रहे हो, तब तो आप 15% पे लोन लेके इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड लोन है। राइट। ठीक है। अगर आप 15% पे लेके आपको रिटर्न्स निकल पा रही है 10% की, 12% की, तो आप 3 से 4% को एक्स्ट्रा ब्याज पे कर रहे हो, 3 से 4% को एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे कर रहे हो। सो बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम लोन ले लेते हैं 1 करोड़ रुपए का, या फिर हम 50 लाख का लोन ले लेते हैं, और उस लोन के पैसे को हम स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। सो वो मत करो। अपनी इन्वेस्टमेंट पे जो भी है आपके पास, जो आपकी जेब में जो है, उस पैसे को इन्वेस्ट करो, Right. क्योंकि उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें तो क्या आपको बल्कि देना पड़ जाएगा सामने वाले को, अगर रिटर्न्स नहीं आ पाई तो। एंड थैंक यू सो मच सर, आप इतनी दूर आए हल्द्वानी। वेलकम वेलकम वेलकम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। इट वाज अमेजिंग, काफी अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, आप लोगों से फाइनेंस के बारे में डिस्कस करके। सो आई होप यूथ को भी ये अच्छे लगेंगे एंड दे विल लाइक द पॉडकास्ट। आई होप कि आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। हमारे जो गेस्ट थे सीए दीपक गुप्ता जी, दिल्ली से यहाँ हल्द्वानी आए थे पॉडकास्ट के लिए, तो उनके लिए एक लाइक तो आप जरूर कर देना। और अगर आपको सच में अच्छा लगा है तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, वो चीज़ भी आप कमेंट में बता सकते हो। और लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। अगर 500 लाइक्स होते हैं तो सीए दीपक गुप्ता जी को हम दोबारा से लेके आएंगे इस पॉडकास्ट में। तो पॉडकास्ट सच में अच्छा लगा है तो उसको लाइक जरूर करना, कॉमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ जो ऐसी फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में जूझ रहे हैं।